नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सो जो कुछ एक दो इलस्ट्रेशंस थे इस चैप्टर में टॉपिक वाइज, वो एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, देखो, इंट्रा स्टेट सप्लाई में CGST SGST लगता है, वो गवर्नमेंट के पास कैसे जाता है, ठीक है, कितना ITC मिलता है, एक अपन ये ट्रांजैक्शन का फ्लो समझते हैं. देखो, लोकल सप्लाई हो रहा है गुड्स और सर्विस का, ठीक है, तो लोकल सप्लाई मतलब आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब विद इन द सेम स्टेट. GST कौन सा लगेगा, ड्यूअल GST, दैट इज CGST और SGST लगेगा. ठीक है, अगर गुड्स और सर्विस ए ने बी को सप्लाई किया है, ठीक है, अमाउंट 10,000 है, जिसमें 9% दैट इज 18% GST लग रहा है, 9% CGST, 9% SGST. टोटल प्राइस कितना होगा फिर 11,800. अभी देखो सर, क्या होता है ना, ए ने अगर बी को कुछ गुड्स बेचे, बी ने फिर आगे सी को बेचा, ठीक है, तो बी जो टैक्स ए को पे करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स, जिसका उसको क्या मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है, दैट इज ITC. बट क्या ये ए को मिल पाएगा क्या ITC? ए तो चेन, जो सप्लाई चेन है उसका फर्स्ट सप्लायर है, राइट, तो ए को ITC नहीं मिलता, आगे जो है उसका चेन होता है. ठीक है, देखो, CGST SGST charged on B for supply of goods or service will remitted by A to the apportionate amount of the central and state government. 900 सेंट्रल, 900 स्टेट को जाएगा. लेकिन ये क्योंकि फर्स्ट स्टेट सप्लायर है तो ए के पास इसका क्रेडिट नहीं रहेगा. ठीक है, आगे बढ़ते, बी ने जब सी को सेल किया ना तो प्रॉफिट ऐड करके सेल करेगा. तो देखो 12,000 में सेल किया, जिसमें 9% GST लगा एंड 14,160 में. ठीक है, तो बी गवर्नमेंट को कितना पे करेगा, 1080 CGST गवर्नमेंट को पे करेगा. बट क्या बी ने अपने पहले ट्रांजैक्शन में 900 ऑलरेडी पे कर चुका था ए को, तो इस 900 का बी को क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा. ठीक है, तो देखो 1080 पेबल, जिसमें क्रेडिट कितना मिला सर, 900 का. ठीक है, तो नेट कितना पे हुआ है, नेट बी ने कितना गवर्नमेंट को पे किया, 180. दिस इज द बेनिफिट ऑफ GST. ठीक है, जैसे वैसे ही SGST 1080 था, जिसमें 900 जो पिछला वाला टैक्स उसने पे किया था बी ने ए को, तो फिर नेट कितना पे करेगा, वो 180 पे करेगा. तो रेवेन्यू कितना मिला गवर्नमेंट को, इन टोटल 1080 का ही मिला. ठीक है, 900 पहला और नेट में 180 अभी वाला. समझ आई बात. ठीक है, वैसे ही आपका इंटरस्टेट सप्लाई में होता है, जिसमें GST लगता है. ठीक है, अगर सेम स्टेट में ही सप्लाई करोगे तो CGST लगेगा. ठीक है, 900 इसमें CGST लगा, एक्स ने ए को माल बेचा. ठीक है, उसके बाद ए ने आगे किसको सेल किया सर, बी को सेल किया, प्रॉफिट ऐड करके. तो 12,000, जिसमें 18% IGST लग रहा है, क्योंकि स्टेट 1 है ए का, स्टेट 2 है बी का, डिफरेंट स्टेट्स है, तो IGST लगा, राइट. नेट इतना, मतलब टोटल इतना. ठीक है, IGST गवर्नमेंट को कितना जाएगा, तो IGST पेबल है आपका 2160, और पिछला जो C और S का क्रेडिट है वो दोनों ही अपन यूटिलाइज कर सकते हैं इन द पेमेंट ऑफ IGST. समझ गई. ठीक है, उसके बाद B ने जो स्टेट 2 का है, उसने गुड्स किसको बेचा, C को, जो भी किसका है, स्टेट 2 का है, तो इसमें भी क्या लगेगा, C और S लगेगा, राइट. तो कंप्यूटेशन निकालो किसका, CGST SGST जो बी गवर्नमेंट को पे करेगी. तो देखो CGST पेबल कितना आ रहा है, 1296. पहले उसके पास किसका क्रेडिट रखा हुआ है, बी के पास, है ना, बी के पास क्रेडिट रखा हुआ है कितने रुपए का, IGST अमाउंट का, है ना, 1296. ओके, ये कैसे आएगा, देखो क्या हो रहा है ना, एक्स ने ए को बेचा, ए ने फिर बी को, एंड देन बी ने सी को. तो जो बी ने ए को बेचा था उसमें क्या लग रहा था, ये देखो, ये रहा 2160. जो ये किसने पे किया था, बी ने ए को पे किया था IGST का अमाउंट ए को, बिकॉज इट इज इंटरस्टेट. मतलब इस सप्लाई चेन में आप देखना, बी ने जो ए को पे किया है ना टैक्स, वो IGST का टैक्स पे किया है. अब आगे जब बी सी को बेच रहा है, दैट इज CGST SGST, दैट इज इंट्रास्टेट, है ना, दैट इज इंट्रास्टेट. तो ये पे करते टाइम क्या उसको पिछला IGST का क्रेडिट मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है. 1296 में से आप IGST का जो जितना भी आपको क्रेडिट इतना ही यूज़ कर पाओगे, राइट. ये नील हो जाएगा SGST का, फिर टोटल आपके पास क्रेडिट कितना था IGST का, 2160, जिसमें से 1296 तो आपने CGST का पे कर दिया, तो नेट कितना बचा आपका, 864.
तो इतना आप यूज़ कर लो पेमेंट करने के लिए, नेट गवर्नमेंट को सिर्फ 432 जाएगा। ये आगे जब अपन आईटीसी चैप्टर भी पढ़ेंगे ना तो ये आएगा आपका मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में, मिनिमम टैक्स पेबल कितना होगा, तो ये अपने को पूरा टैक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके, ये पूरा एक समरी दिया हुआ है कि कितना गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू जाएगा। ठीक है, नेट टू नेट ही जाने वाला है। अब आ जाओ स्टडी मटेरियल के कुछ टीवाई केस में, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि लिस्ट सम ऑफ द बेनिफिट्स दैट जीएसटी में एक्रू टू द इकोनॉमी। कुछ बेनिफिट्स बताओ जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यूनिफाइड नेशनल मार्केट बनता है, मतलब वन नेशन वन मार्केट, कॉमन मार्केट विथ कॉमन टैक्स रेट्स होता है। क्या मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिल रहा है? बिल्कुल बूस्ट मिल रहा है। ठीक है, मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, वो कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं नेशनल एज वेल एज व्हाट इंटरनेशनल मार्केट में भी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब को क्या मिल रहा है? बूस्ट मिल रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, एक्सपोर्टर्स आर बीइंग फैसिलिटेटेड बाय ग्रांट ऑफ प्रोविजनल रिफंड ऑफ 90%। ये जो है वो आप कब पढ़ोगे? थोड़ा फाइनल लेवल पे पढ़ोगे, तो एटलीस्ट आप क्या करो, इसको रीड कर लेना, ध्यान रखना बस। ठीक है, एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट्स का बढ़ावा देना है। ठीक है, एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा हो सके तो गवर्नमेंट क्या करती है? उनको रिफंड देती है ना, रिफंड ऑफ 90% ऑफ देयर क्लेम्स विद इन 7 days ऑफ इशू ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर एप्लीकेशन। एंड देन आप क्या लिख सकते हो? एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल रहा है, ये सारी चीज़ें। वर्ड टू वर्ड लिखना इज नॉट नेसेसरी, बट कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स कैसे एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है साइमल्टेनियसली उसमें सीजीएसटी भी लग रहा है और एसजीएसटी भी लग रहा है। ऐसा ही होता है, आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। पहले आप बता देना कि सीजीएसटी, एसजीएसटी साइमल्टेनियसली हर एक इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है। ठीक है, कौन लगाता है? रजिस्टर्ड पर्सन लगाता है, एक्सेप्ट व्हाट? एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, और जो भी प्रोडक्ट जीएसटी के बाहर है उसके अलावा की बात हो रही है। ठीक है, फर्दर बोथ आर लेविड ऑन द सेम प्राइस। अब अभी अपन ने देखा 9% एक ही प्राइस पर लगता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल सीजीएसटी 10% है, एसजीएसटी भी 10% है, सिर्फ एग्जाम्पल है। जब एक होलसेल डीलर जो है उत्तर प्रदेश का है, वो स्टील बार सप्लाई करता है, किसको सप्लाई करता है सर? विद इन द सेम स्टेट। ठीक है, 100 रुपये में, तो इसमें 100 रुपये का 10% सीजीएसटी 10 रुपये और 10% एसजीएसटी, ये हो गया बेसिक प्राइस में आपका लगा। तो सीजीएसटी कंपोनेंट किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो एसजीएसटी पोर्शन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का है, तो किधर जाएगा? कंसर्न स्टेट, दैट इज व्हाट? उत्तर प्रदेश, विद इन द सेम स्टेट बोला है क्योंकि। ठीक है, वेरी गुड। अभी आप इसमें आगे बता सकते हो कि सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी के पेमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, और वाइसा वर्सा, मतलब एसजीएसटी का क्रेडिट आप सीजीएसटी के पेमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। वैसे एक और एग्जांपल दे दिया है कि मुंबई में एक कंपनी है जो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज देती है। ठीक है, विद इन द स्टेट, सेम स्टेट, सीजीएसटी 10 रुपये, एसजीएसटी 10 रुपये, तो सीजीएसटी कंपोनेंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एसजीएसटी पोर्शन जाएगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर कर आना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले दो क्वेश्चन ठीक थे, ये क्वेश्चन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई वॉज द, चलो इसको अपन एलडीआर मार्क कर देते। तो एग्जाम के पहले इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग रीड करके जाना। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, कमिंग टू देखो, जीएसटी, अच्छा सॉरी, यस, अर्लियर फिस्कल पावर्स, क्या ज़रूरत थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करने की? ये मैंने ओवरव्यू में भी बताया था, क्योंकि जीएसटी आ गया है लिस्ट में, तो जीएसटी का नाम था नहीं। ठीक है, तो आपका यूनियन और स्टेट, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो है दोनों को पावर्स दी गई, जीएसटी दोनों ही लॉ बना सकते। तो अर्लियर फिस्कल पावर्स जो है वो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स थे, वो क्लियरली डिमार्केटेड थे इन द कॉन्स्टिट्यूशन विथ ऑलमोस्ट नो ओवरलैप, कुछ दिक्कत नहीं थी। ठीक है, सेंटर के पास पावर थे टू लेवी टैक्स ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, नारकोटिक्स, ये सब। और वहीं स्टेट के पास क्या पावर थे? जब गुड्स सेल करते तो वो टैक्स लेवी कर सकते। इंटर स्टेट सेल्स में सेंटर के पास पावर होती सेंट्रल सेल्स टैक्स लेवी करने की, बट टैक्स कौन कलेक्ट करता है? एंटायरली बाय द स्टेट्स। और सर्विसेज के लिए सेंटर अलोन दैट वाज एम्पावर्ड टू लेवी सर्विस टैक्स। तो पहले ऐसा होता था, बट जैसे ही जीएसटी का इंट्रोडक्शन हुआ ना सर, आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, जिससे सेंटर और स्टेट दोनों को ही पावर मिला। किस चीज़ का?
लेवी और कलेक्ट टैक्स, टैक्स को लेवी करने का भी और टैक्स को कलेक्ट करने का भी, तो इसको अपन क्या बोलते हैं 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 फॉर दिस पर्पस। एंड यस आर्टिकल 246A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का पावर दिया गया सेंटर और स्टेट को साइमल्टेनियसली टैक्स जीएसटी को लेवी और कलेक्ट करने के लिए। समझ गए बात सर? गुड। अभी आ जाओ, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। आपको इसकी वैलिडिटी डिस्कस करनी, क्या ये वैलिड है? मैंने आपको बताया था कि पिछले टैक्स रिजीम्स में जो आपका टैक्सेस होते थे वो ओरिजिन बेस्ड टैक्स होते थे, बट जीएसटी कैसा होता है सर? आपका कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। तो आपको बताना है कि हाँ ये स्टेटमेंट वैलिड है, जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ऑन दी कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है? तो देखो tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption। प्लेस ऑफ कंजम्पशन में जो भी अथॉरिटी होगी टैक्स अथॉरिटी, वो टैक्स कंज्यूम, वो टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है? विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज व्हाट? प्लेस ऑफ सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ए दिल्ली के है जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और बी को सेल करते हैं। बी कहाँ का है? हरियाणा का है। इस केस में स्टेट ऑफ हरियाणा में टैक्स देना पड़ेगा, ना कि दिल्ली में। समझ आई बात? ऑन दी अदर हैंड प्री जीएसटी रिजीम में होता था क्या सर? आपका ओरिजिन बेस्ड टैक्स। समझ आई? तो अंडर ओरिजिन बेस्ड टैक्सेस जहां से वो ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हो रहा है उस स्टेट को टैक्स जाता था। समझ आया? तो इन द गिवन केस अंडर ओरिजिन बेस्ड टैक्स सेंट्रल सेल्स टैक्स वुड हैव बीन लेविड बाय सेंटर एंड कलेक्टेड बाय स्टेट ऑफ दिल्ली, जो कि आपका ओरिजिन जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, एंड नॉट बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो आपने दोनों ही एक्सप्लेन कर दिया कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्यों? तो वो आपने बताया कि कंजम्पशन में लगता है, मतलब जहाँ पे भी गुड्स कंज्यूम होते हैं, जो भी उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होता है वो। फिर आपने बता दिया ओरिजिन बेस्ड टैक्स क्या होता है। दैट्स इट। ये आप खुद से भी एक बार रीड करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आप एग्जाम में इसको लिख पाएंगे। समझ गए सर? ग्रेट। चलो अभी फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? आपको लेविएबिलिटी डिस्कस करनी है जीएसटी की इन चीज़ों में। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है ऑलरेडी। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में क्या जीएसटी लगता है क्या सर? जीएसटी नहीं लगता। तो क्या लगता है? स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट लगता है, ठीक है? फिर ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इसमें जीएसटी कब से आगे लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। अभी क्या लग रहा है? अभी लग रहा है सेंट्रल से एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट। यहाँ पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और वैट, ठीक है? आ जाओ टबैको। मैंने बताया था हार्मफुल प्रोडक्ट है, इसमें जीएसटी भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। और जो ड्रग्स होते हैं उसमें जीएसटी और स्टेट एक्साइज ड्यूटी दोनों लगता है, ठीक है? आ जाओ अभी अंडर जीएसटी ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स। आपको पता है ना जीएसटी में सिर्फ वैल्यू एडिशन में टैक्स लगता है। एंड जो बर्डन ऑफ टैक्स होता है वो फाइनली कौन बॉर्न करता है? फाइनल कंज्यूमर। ये बताना है कि स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं। बिल्कुल वैलिड है जीएसटी, क्योंकि एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। हर एक स्टेज में जो टैक्स पेमेंट होता है फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू द फाइनल कंजम्पशन, क्या मिलता है? उसमें क्रेडिट मिलता है, जिससे सेट ऑफ आप कर सकते हो। तो नेट टू नेट सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है और बर्डन कौन बॉर्न करता है? फाइनल कंज्यूमर बॉर्न करता है, ठीक है? आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो which are the commodities which have been kept outside the purview of GST? Examine the status of taxation of such commodities after introduction of GST। कौन से कमोडिटीज़ को जीएसटी से बाहर रखा गया है? तो कौन सी कमोडिटीज़ को रखा गया है सर? देखो जीएसटी सब में लगता है। जीएसटी किस पे लगता है? ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। बट किस पे नहीं लगता है? एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट। समझ आया? दैट इज ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपने बता दिया कि ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसको टेम्पररीली जीएसटी के बाहर रखा गया है। जब जीएसटी काउंसिल बोलेगी तब वो जीएसटी में इंक्लूड हो जाएगा। समझ आ गया? सो अर्स्टवेल टैक्सेशन सिस्टम सीएसटी वैट एंड सेंट्रल एक्साइज स्टिल कंटिन्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड कमोडिटीज। जैसा अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है, जो वैट सीएसटी एक्साइज ड्यूटी लगते हैं ना, वो अभी भी इन प्रोडक्ट्स पे लगते हैं, ठीक है? अभी ड्यूअल जीएसटी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। आपको ये इलेबोरेट करना है। ड्यूअल जीएसटी आपको पता है क्या होता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और जो आईजीएसटी होता है ये लेविड और एडमिनिस्टर उसको कौन करता है? सेंटर, दैट इज द पार्लियामेंट, ठीक है? ऑन एवरी इंटरस्टेट सप्लाई, क्योंकि इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों को ही पावर दिया गया है क्या चीज़ करने का? लेवी और कलेक्ट करने का टैक्सेस थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। सो बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज
उनकी खुद की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो सब कहाँ प्रिस्क्राइब की गई है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब की गई है। तो जो ड्यूअल जीएसटी है वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट बताती है फिस्कल फेडरलिज्म की, मतलब वही दोनों को इक्वल पावर्स है, राइट। ये आपको एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस आर्टिकल 269 मैंने आपको 2 बार डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। क्या डिस्कस किया था? 269A में जितने भी इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होते हैं, जो टैक्स कौन कलेक्ट करता है, लेवी और कलेक्ट कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटर स्टेट, फिर वो अपोर्शन कर देती है यूनियन और स्टेट में, जो भी पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल जो भी रिकमेंड करती है उस हिसाब से वो क्या कर देंगे, अपोर्शन कर देंगे, राइट। आपको मैंने ये भी बताया था कि इंपोर्ट जो है उसको भी आप क्या मानोगे, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स ही मानोगे, ठीक है। और जो पार्लियामेंट है उसको पावर दी गई है टू फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई एंड व्हेन अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटरस्टेट केस में टैक्सेस कौन लगाएगा, तो वो पावर किसको दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। समझ आए बात? अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप एग्जाम में लिख कर आओगे सेंटेंस फॉर्म करके और इस कीवर्ड्स को ध्यान रखते हुए, तो पक्के से पक्का आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्कस आर्टिकल 246A जो पावर ग्रांट करता है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। तो आपको डिस्कस करना है। यहाँ पे भी क्या डिस्कस करोगे आप कि एक होता है पार्लियामेंट, एक होता है लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, जिनके पास पावर होती है लॉ बनाने की, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज्ड बाय यूनियन और बाय सच स्टेट। मतलब पार्लियामेंट जो है पूरे इंडिया के लिए लॉ बनाएगा और जो स्टेट है वो उस रिस्पेक्टिव स्टेट के लिए लॉ बनाएगा। साथ में ये भी लिख देना कि जो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स होता है उसके रिगार्डिंग लॉ कौन बनाता है, एक्सक्लूसिव पावर दिया गया है किसको, पार्लियामेंट को दिया गया। हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ ये 5 प्रोडक्ट, इसमें जब जीएसटी काउंसिल बोलेगी तब से लॉ बनेगा जीएसटी के रिगार्डिंग। बस बात में यही चीज़ें घुमा फिरा के आंसर्स में लिखी जा रही है, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोगों को एक लेवल का कॉन्फिडेंस आया होगा कि ये चैप्टर में इतना कुछ बहुत ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लेना और ये क्वेश्चंस को खुद से एक बार रीड कर लेना, आपका ये चैप्टर डन हो जाएगा। और ये जो आपका सितंबर 24 MTP में क्वेश्चन आया था, ये सेम आपके जो TYK में है ना, आपका कौन से कमोडिटीज़ जीएसटी के परव्यू के बाहर है, वही सेम क्वेश्चन है। सो फ्री के नंबर है, छोड़ने नहीं है। आपको भी पता है कि CA एग्जाम्स में 1 से लेके 10 नंबर तक सारे नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं। 39 आ गया ना, वापस से देना पड़ जाएगा पेपर, ठीक है। सो कुछ भी चीज़ हम लोगों को छोड़नी नहीं है, अपन सब करके जाएंगे। हमारा टारगेट है जीएसटी में 45+ का आउट ऑफ 50, राइट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए ये चैप्टर आप रिवाइज करके आना, फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।